नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको सही कंटेंट और बिल्कुल सही जानकारी दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो जो होगा वो बाल विकास के सिद्धांतकार के ऊपर होगा। जैसे कि आप लोगों ने जो है थंबनेल पर देखा ही होगा दोस्तों, आज जो हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे सभी चीज़ों को लेकर, ठीक है? महत्वपूर्ण जिन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जितने भी सिद्धांत हैं, परिभाषाएँ हैं, उन्होंने क्या कहा, उनसे रिलेटेड भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है? इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना? ऐड किया हूँ, मॉडरेट क्वेश्चन है, आखिर क्वेश्चन बनता कैसे है? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप लोग सभी जुड़ जाना, क्योंकि पीडीएफ आप लोगों को वहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों? और व्हाट्सएप चैनल भी, अगर कोई भी इंक्वायरी करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जो है आप लोग वहाँ इंक्वायरी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दोनों का लिंक दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिकों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है? उससे पहले जो है हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे जीन पियाजे, है ना? आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे संज्ञानात्मक विकास के जो पितामह कहे जाते हैं ना, वो जीन पियाजे हैं। ठीक है दोस्तों? है ना? ये आप लोग याद रखना, है ना? जीन पियाजे एक रचनावादी यहाँ पे साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं, फिर जो ये क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है? थोड़ा-सा, ताकि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए दोस्तों, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास के जो जनक हैं, कौन है यहाँ पे? जीन पियाजे। ठीक है? संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है दोस्तों? जीन पियाजे हैं। ठीक है? तो इसे आप लोग याद रखना, क्योंकि इससे जो है आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो ना आप लोगों को पसंद आया होगा ना, तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत करके जो है आप लोगों के लिए बढ़िया-बढ़िया इमेजेस को ऐड करके यहाँ पे, है ना? ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। रचनात्मक थिंकिंग को अपना मैं यूज़ करके, है ना? आप लोगों के लिए जो है स्टडी मटेरियल लाया हूँ बहुत आसान तरीके से, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे यहाँ पे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना? जीन पियाजे एक जो है वो स्विट्ज़रलैंड के, है ना? जो है यहाँ पे दर्शन शास्त्री थे, है ना? साइकोलॉजिस्ट थे, जो बच्चों के बौद्धिक विकास, है ना? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर जो है अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे कौन है, आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, ठीक है? जिन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास होता है ना दोस्तों, कि बच्चा आखिर सीखता कैसे है? जीन पियाजे ने कहा कि आप लोगों को बताता हूँ, उन्होंने ये कहा था, जीन पियाजे ने, कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये जो है आपस में ही घुल-मिल कर, खोजबीन करके जो है अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं और छोटे-छोटे चीज़ों को यहाँ पे ढूँढने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, है ना? ये जो है हर चीज़ों को जो है खोजबीन करके सीखते हैं, ये उनका कहना था। और जीन पियाजे का कहना था कि जो ज्ञान का जो विकास होता है, ठीक है? ज्ञान का विकास होता है वो अवस्थाओं के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों? इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है? वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मिल जाएगा। पूरा डिटेल लेक्चर है जीन पियाजे के ऊपर, ठीक है? नोट्स आप लोग वहाँ से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। वे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों, ये आप लोग याद रखना, जो दुनिया की खोज करते हैं। उनकी थ्योरी बताती है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और उनकी सोच कैसे उम्र के साथ जो है बदलती रहती है। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, इसी से डायरेक्ट बनाया जाता है। आप लोगों को रटने की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ों को, ठीक है? आसानी से जो है उन सारी बातों को आप लोग समझ सकते हो और याद भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं अपना, ठीक है? जीन पियाजे ने, है ना, खालिस्तान, यहाँ पे जीन पियाजे ने खालिस्तान द्वारा संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित किया, ठीक है? दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ। जीन पियाजे जो हैं, इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी माइंड के थे, है ना? इतना ज़्यादा एक्टिव लर्नर थे, बचपन से ही वो वैसे थे। उन्होंने जो है, इनके ऊपर आलोचनाएँ भी हुई, है ना? इन्होंने जो है अपने ही बच्चों पर जो है वो प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इनके छोटे-छोटे बच्चे थे 3,
है ना, 3, एक लड़का और 2 बेटियां थी इनकी, ठीक है। इन्होंने जो है ना दोस्तों अपने ही बच्चों के ऊपर प्रयोग करके पूरा यहाँ पे जो है अवलोकन करके, है ना, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी इन्होंने बताया। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आता कैसे है उसी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग जो है आसानी से सीख सको और आसानी से जो है समझ सको दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ऑप्शन बताता हूँ, ए होगा संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा, बी ऑप्शन है यहाँ पे विभिन्न माता पिताओं के साथ चर्चा, सी है स्वयं के बच्चों का अवलोकन, डी है प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग। ऑप्शन जो होगा ना दोस्तों यहाँ पे हमारा सी होगा, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जीन प्याजे जो है अपने ही बच्चों के ऊपर जो है पूरा प्रयोग यहाँ पे अवलोकन करके उन्होंने सारी चीजों को बताया था, ठीक है। स्कीमा के ऊपर जो है इन्होंने अपने ही बेटे लॉरेन के साथ इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, लॉरेन के साथ। उसको भी हम लोग आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। आशा करता हूं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ना कैसे है, टॉपिक को किस तरीके से समझना है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों ज्ञान का निर्माण आखिर होता कैसे है, ठीक है। हाउ इज नॉलेज कंस्ट्रक्टेड, है ना, एक ज्ञान का निर्माण जो है बच्चे में किस प्रकार से होता है। स्कीमा मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्कीमा, है ना, स्कीमा, सॉरी, स्कीमा, ठीक है। स्कीमा आखिर होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ज्ञान एक संगठित पैकेट, मतलब दिमाग में बनी एक मानसिक रूपरेखा है दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार से, जब एक बच्चा एक कुत्ते को देखता है ना, ठीक है, जब आप बताओगे किसी बच्चे को हाँ कुत्ते के चार टांगे होते हैं, सॉरी दो बोलता हूँ, कुत्ते के 4 टांगे होती हैं, 2 कान होते हैं, कुत्ता जो है भाव भाव करता है। अब बच्चे की जो दिमाग में ना एक स्कीमा बन गई वहां पे, है ना। उदाहरण में देखो बच्चे के दिमाग में कुत्ता का स्कीमा है, 4 पैर 1 पूंछ, भाव भाव की आवाज आता है। आशा करता हूँ स्कीमा आप लोग समझ में आ गया होगा। मानसिक जो विचार, जो धारा जो वहां पे कंबाइन होकर स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप हो जाता है ना। कुत्ते की इमेज वहां पे बन गया। अब बच्चा सोच रहे कि हाँ 4 टांगे हैं, कुत्ता जो है भाव भाव करता है, ठीक है, और 1 पूंछ होता है, 2 कान होते हैं उसके, है ना। मानसिक उसके विचार वहां पे डेवलप हुआ कुत्ते को लेकर। अब देखते हैं यहाँ पे एसिमिलेशन, है ना, आत्मसातकरण क्या है। आत्मसातकरण क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोनों के बीच थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना, ठीक है, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना, उसे ही कहते हैं हम लोग आत्मसातकरण, ठीक है। तो किस प्रकार से आप लोग फिट करोगे, है ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, बच्चे को तो कुत्ते के बारे में पता चल गया, हाँ 4 टांगे हैं, वहां पे 2 कान है 1 पूंछ है। अब बच्चा जो है बिल्ली को भी देखेगा, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो बिल्ली है। अभी वो बिल्ली को भी कुत्ता समझता, इसकी भी 4 टांगे हैं, पूंछ है ना, इसकी भी पूंछ है, 2 कान है और 4 टांगे हैं। इस प्रकार से पहले जो नॉलेज था उसका, उसी नॉलेज को वहां पे जोड़कर फिट कर दिया। उदाहरण के तौर पे ये मेरा उदाहरण था, अब यहाँ पे आप लोग देखो, बच्चा एक बिल्ली को देखकर उसे कुत्ता कहता है क्योंकि वह उसके मौजूद स्कीमा में मिलती जुलती यहाँ पे इमेज बना हुआ है, विचार बना हुआ है उनका, है ना। अब आशा करता हूं दोस्तों आपको एसिमिलेशन समझ में होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एकोमोडेशन, समायोजन, ठीक है। समायोजन क्या होता है, नई जानकारी के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलना या नया बनाना। आसानी से समझते हैं यहाँ पे, है ना। आप लोगों ने बच्चे को देखा, स्कीमा में कुत्ते का इमेज बनाया। एसिमिलेशन मतलब आत्मसातकरण में हम लोगों ने देखा कुत्ता और बिल्ली में बच्चा भी अंतर करना नहीं सीखा है ना। जब हम लोग समायोजन करेंगे कि एक कुत्ता जो है भाव भाव करता है और एक बिल्ली जो है म्याऊ म्याऊ करती है, बच्चा सोच है तो म्याऊ म्याऊ करती है, और मुझे तो ये लगा था कि हर कुत्ता भाव भाव करता है। तो वहां पे किसी बड़े के माध्यम से जो है हम लोग जो है उनको बताएंगे कि नहीं बेटा, बिल्ली की भी 4 टांगे होती है,
दो कान होता है, एक पूंछ होता है, लेकिन बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग उदाहरण में देखते हैं। जब उसे बताया जाता है कि यह बिल्ली है तो वह कुत्ता वाले स्कीमा को मॉडिफाई करता है और बिल्ली का एक नया स्कीमा वहां पे बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो पॉइंट है ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लाया हुआ है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। ये जो सेशन है ना, जो आपका 1 घंटा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्वलिब्रेशन की ओर। ठीक है, इक्वलिब्रेशन की ओर, संतुलन, है ना, संतुलन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया, जिससे एक स्थिर समझ बन जाती है। आसानी से समझाता हूं दोस्तों, एक बच्चा जो है कुत्ता और बिल्ली में, वो कुत्ता ही है और वो बिल्ली है, जब बच्चा आपस में इन सभी विचारों को एक साथ करके, है ना, कुत्ता और बिल्ली को अलग अलग इमेज में कन्वर्ट कर लेता है और आसानी से जब समझ जाता है कि कुत्ता भाव भाव करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना, तो इसी जो संतुलन, इक्विलिब्रेशन को हम लोग जो है संतुलन कहते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समायोजन और आत्मसातकरण, दोनों में वो अंतर समझ लेता है ना, और संतुलन बैठा लेता है कि कुत्ता ये होता है और बिल्ली ये होती है, म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ता भाव भाव करता है। आशा करता हूं दोस्तों ये जो टॉपिक है ना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्याजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा, पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है स्कीमा, सी है आपका संज्ञान, डी है आपका संरक्षण। तो आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा दोस्तों, नहीं पढ़ा तो एक बार और पढ़िए। प्याजे ने बालक एवं उसके वातावरण, बालक हो गया और उसके वातावरण मध्य चलने वाली जो परस्पर क्रिया है दोस्तों, है ना, परस्पर क्रिया चल रही है बालक और वातावरण के मध्य। ठीक है ना, तो जो मध्य जो वातावरण, बालक और वातावरण के मध्य जो परस्पर क्रिया चल रहा है, तो ज्ञान का जो वहां पे निर्माण हो रहा है ना, आपस में जो वहां पे संतुलन बिठाकर, तो उसे जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे जो है आपका अनुकूलन, मतलब एडॉप्टेशन कहलाता है वो। ठीक है, एडॉप्टेशन, अनुकूलन कहलाएगा। बच्चा जो है उस वातावरण से अपनी जो है ज्ञान, है ना, आयु और अवस्था के अकॉर्डिंग, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां पे जो है अपनी समझ को विकसित कर रहा है दोस्तों। क्योंकि जीन प्याजे ने कहा है कि बच्चे जो है एक्टिव लर्नर होते हैं, कर कर के सीखते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन प्याजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए, है ना, मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी दोस्तों जस्ट अभी ही मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया हुआ है इस टॉपिक को। ठीक है, मैं इसलिए लाया हूं ताकि जो अभी जो स्टूडेंट भी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं ना, सीजी टेट हो या सी टेट हो, वो आसानी से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। और जो है आंसर, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू प्रैक्टिस बस आप लोगों को करना है। आप लोग मुझे लास्ट में बताना आप लोगों का नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा समायोजन। ठीक है, एकोमोडेशन। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूं ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना, और थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसकी जानकारी आप लोग देख सकते हो। मैंने इस टॉपिक को आसानी से आप लोगों को समझाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और सरल तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अवस्था के अकॉर्डिंग जो है बच्चा किस प्रकार से सीखता है। ठीक है, यहाँ पे 4 अवस्थाएं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला अवस्था देखते हैं। ठीक है, अवस्था फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज में जन्म से 2 वर्ष, जन्म से लेके 2 वर्ष तक में बच्चा अपनी सेंसर, मतलब इंद्रियों, है ना, अपनी इंद्रियों, 5 प्रकार की इंद्रियों होंगे दोस्तों, आंख, कान, नाक, है ना, त्वचा। ठीक है, आप लोगों को समझ में होगा। मोटर एक्शन, शारीरिक क्रियाओं से दुनिया को सीखते हैं दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक। किस प्रकार से, उदाहरण के तौर पे अपनी मम्मी, है ना, आप प्रैक्टिकल तौर पे बताता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बहुत आसान तरीके से
है ना? आप लोगों जो है वो छोटे बेबी को कभी ना कभी हाथ में लिए होंगे, है ना? उनके मम्मी से आप लोग छोटे बेबी को ना हाथ में लेकर देखना, वो जो है वो रोने लग जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग जो है उसी समय उस छोटे बेबी को जो है उनकी मम्मी के हाथ में पकड़ा दोगे ना, तो वो चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंस करके सीखता है वहाँ पे कि नहीं मुझे मेरी मम्मी जो है वो वहाँ पे नहीं गोद में ली हुई है, कोई दूसरा इंसान है। इस प्रकार से वो समझ जाता है बच्चा, अपने इंद्रियों से महसूस करके सीखता है। ठीक है दोस्तों? आप लोग जो है इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हो। मुख्य उपलब्धि देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना, प्रेजेंस, वस्तु स्थायित्व। यह समझना कि चीजें तब भी मौजूद रहती है जब वे दिखाई नहीं देती है। ठीक है? मौजूद रहती है जब भी वह दिखाई नहीं देती है दोस्तों। इस प्रकार से जो है बच्चे जो हैं छोटी-छोटी चीजों को देखकर सीखते हैं। है ना? आप उनसे छुपा दो किसी चीजों को, लेकिन वो ढूंढने के लिए एक्टिव रहेंगे वहां पे, ढूंढ लेंगे। और आप लोग करके देख लेना नहीं तो छोटे बच्चों के साथ। ठीक है? आशा करता हूं दोस्तों संवेदी गामक अवस्था आप लोगों को समझ में आएगा, जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है? इंद्रियों को आप लोग यहाँ पे याद रखना। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा सेकंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट जो है अवस्थाओं से लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को इन चीजों को बता रहा हूं। ठीक है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। ठीक है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की आयु, है ना? 2 से 7 वर्ष की आयु। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बच्ची है, एक तरफ वहां पे डॉल, 2-3 डॉल पकड़ी हुई है, उसके पिता यहाँ पे हैं, है ना? कॉल में बात कर रही है ना? दे कैन सी माई टॉय। ठीक है? तुम कौन सा खिलौना पकड़े हो? ठीक है? यहाँ पे तो बच्ची मोबाइल के माध्यम से अपने पिता को बता रही है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। बच्चे जो है सिंबल्स, प्रतीकों और भाषा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। सोच में कल्पना, ठीक है, इमेजिनेशन शामिल होती है। जिस प्रकार से मैं अभी आप लोगों को बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे स्लाइड बना के कार्टून के माध्यम से आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा हूं, ताकि आप लोग जिंदगी भर इस तरीके से अगर आप लोगों ने समझा ना, इस टॉपिक को, इस सेशन को अटेंड किया, तो आप लोग कभी भी इन चीजों को नहीं भूलोगे दोस्तों। ठीक है? वीडियो को अंत तक जरूर देखना, है ना? अब आप लोग देखो सिंबल्स के माध्यम से वो सीखेंगे, है ना? भाषा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। जीन प्याजे ने बताया है कि स्टेज बाय स्टेज जो है ना, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो है बच्चा जो है सीखता जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है, ऐसा जीन प्याजे ने कहा। ये बातें आप लोग याद रखना। मुख्य सीमा देखते हैं यहाँ पे, है ना, इगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रिता, दुनिया को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देख पाना, यह ना समझ पाना कि दूसरों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। अब ये पॉइंट जो है मैं आप लोगों को आसानी से समझ में आता हूं। अगर आप लोगों के घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर आप लोगों के घर में कोई छोटा बच्चा है, तो वहां पे आप लोग ना, अब छोटा जो बच्चा ना वो कार्टून देखने लग जाएगा। अब आप लोग रिमोट को लेना और चैनल में, बस चैनल वहां पे चेंज कर देना। कार्टून की जगह आप लोग क्रिकेट देखते हो आप, तो क्रिकेट लगा देना। बच्चा जो है रोने लग जाएगा कि आप जो है कार्टून चैनल को चेंज क्यों किए, नहीं उसी को लगाओ। पूरा फैमिली जो है ना वहां पे, पूरा फैमिली जो है ना सिर्फ कार्टून देखने को बैठ जाएगा, है ना? आप क्या देखना चाहते हो सब भूल जाओ, नहीं बच्चा वहां पे मेन है। हाँ, मेरी हिसाब से आप लोगों को चलना है, या मेरे हिसाब से आप लोगों को चलना है। तो इगोसेंट्रिज्म वहां पे आत्म केंद्रिता वाली जो भावना होती है, ये इस उम्र में होते हैं, 2 से 7 वर्ष। ये आप लोग याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग का अभाव होता है ना? तार्किक सोच जो होती है ना दोस्तों, इस एज में जो है बच्चे नहीं सोच पाते, लॉजिकल थिंकिंग का अभाव होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। याद रखना, इनसे जो है ये जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते जाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अवस्था 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त का अर्थ ही होता है सामने रखी हुई चीजों को, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं। 7 से 11 वर्ष, ठीक है, आयु होती है। आयु भी पूछा जाता है, याद रखना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी आयु कहां तक होती है, तो 7 से 11 वर्ष की। ठीक है? चलिए दोस्तों
पॉइंट पढ़ लेते हैं। बच्चे कॉन्क्रीट मूर्त वास्तविक घटनाओं के बारे में, है ना, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तार्किक रूप से सोचना यहां पे शुरू कर देते हैं, ये आप लोग याद रखना। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता था, वहां पे उनका जो तार्किक सोच था ना, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये सारी जो चीजें हैं, जीन पियाजे ने कहा स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेज के अनुसार, ठीक है, अवस्थाओं के अनुसार। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संरक्षण की समझ विकसित होती है। वे समझते हैं कि आकार या रूप बदलने पर भी मात्रा वही रहती है ना, आकार या रूप बदलने पर मात्रा भी वही रहती है। ठीक है ना। अब देखते हैं चीजों को मानसिक रूप से उलटने की क्षमता और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण यहाँ पे सीखते हैं इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगर आप जैसे कि इमेज में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, है ना, इस अवस्था में आप लोग जो है गिलास, 2 गिलास रखोगे, दोनों गिलास पानी बराबर है ना। अब यहाँ पे जो है बच्चा ये देखेगा, आप छोटे गिलास को बड़े गिलास में डालोगे ना, पानी को डाल रहे हो, पानी को यहाँ पे आप लोग डाल रहे हो, तो वो जो बच्चा है ना, ये समझ जाएगा यहाँ पे कि पानी, जो गिलास का जो पानी है अगर बड़े गिलास में भी डालेंगे ना, तो मात्रा तो उतनी ही रहेगी। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा है, इसी प्रैक्टिकल को आप लोग करके देखना, 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा इन सारी चीजों को नहीं समझ सकता, है ना। चित्र में आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, दोनों में बराबर पानी, ये बच्चा जो है समझ गया। ठीक है, चाहे गिलास छोटा हो या गिलास बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और उससे अधिक के बीच होता है। आप लोग जो है इमेज में आसानी से देख सकते हो, यहाँ पे बच्चा जो है आसानी से जो है अमूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त मतलब अर्थात होता है किसी चीज को बिना देखे उसके बारे में हम लोग जो है इमेजिनेशन कर सकते हैं, है ना, अपनी चिंतन को बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अमूर्त चिंतन, बच्चे अमूर्त और काल्पनिक विचारों के बारे में सोच सकते हैं। कौन सी अवस्था में? 11 वर्ष और उससे अधिक वर्ष में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। वे वैज्ञानिक रूप से सोच सकते हैं, परिकल्पना बना सकते हैं और व्यवस्थित रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं। कौन सी अवस्था में दोस्तों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। हर एक पॉइंट से आप लोगों का क्वेश्चन बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीन पियाजे से लगभग आप लोगों को एग्जाम में ही 5 से 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे आप सीडीपी में हो या फिर आपका सब्जेक्टिव हो, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, नॉम चॉम्स्की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, नैतिक, दार्शनिक और सामाजिक मुद्दों पर सोचने में भी सक्षम होते हैं दोस्तों। कौन सी अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, लास्ट स्टेज है दोस्तों। 4 अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ा, चारों अवस्थाओं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, इनके पॉइंट से आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, खाली स्थान कहलाती है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़िए। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? ठीक है, स्थगित अनुकरण, वस्तु स्थायित्व समावेशन या संतुलीकरण, है ना। आप लोगों को समझ में आएगा, एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है यहाँ पे? संतुलीकरण दोस्तों, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, जो कि आपस में पूर्व ज्ञान, है ना, और यहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमेंडेशन के दोनों के बीच जो है समायोजन, मतलब कि यहाँ पे संतुलन स्थापित करता है।
ठीक है। संतुलन जो स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं, संतुलीकरण, अर्थात इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों से हल हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है ना, क्या है चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से यह निर्मित होता है। जीन पियाजे ने ऐसा कहा। मैंने अभी तक से आप लोगों को ऐसा पढ़ाया है क्या? नहीं। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है दोस्तों, बिल्कुल सही है। बच्चे जो है एक्टिव लर्नर होते हैं, बच्चे जो है कर कर के सीखते हैं, बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। किसने कहा? जीन पियाजे ने। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। नहीं, जीन पियाजे ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। टैग वर्ड और कीवर्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप लोग उसे एक बार जरूर देखना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था हम लोगों ने अच्छे से और इमेज के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझा हुआ था, और इमेज में डायरेक्ट आप लोगों को आंसर दिख ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में, ठीक है, बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक चरण के बारे में बताया गया है और यहाँ पे पॉइंट पूछा गया है ना। प्रतिलोमिक चिंतन, रिवर्सेबल थिंकिंग, प्रतीकात्मक खेल, मेक बिलीव प्ले, अनुक्रमिक वर्गीकरण, है ना, और यहाँ पे संरक्षण। तो आप लोग मुझे बताओ, इमेज को देख के आप लोगों को थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, तो आप लोग बताओ कि कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट देख लेता हूं। ठीक है, आप लोग सही बता रहे हो, प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, चलिए दोस्तों, है ना, यहाँ पे प्रतीकात्मक खेल होगा, है ना, मेक बिलीव प्ले, है ना। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतीकात्मक खेल, मेक बिलीव प्ले। याद रखना दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है उनके संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और यहाँ पे संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पॉइंट से बनाया जाता है। आप लोग याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूं, ध्यान देके आप लोग वीडियो को लास्ट सेशन तक देखना दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और महान वैज्ञानिक लेव वायगोत्स्की के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, लेव वायगोत्स्की, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वायगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच जो मतभेद है, जो आलोचनाएं हैं, है ना, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछता है ना, क्वेश्चन इनसे बनाया ही जाता है, उसको भी हम लोग आगे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वायगोत्स्की एक रशियन यहाँ पे दर्शन शास्त्री थे, जिनका मानना था कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास अकेले नहीं होता। बच्चे का जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है ना, वो बच्चा जो है खुद अकेला नहीं करता। ठीक है, उसमें जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका वहां पे निभाता है। किसने कहा? लेव वायगोत्स्की ने। लेकिन जीन पियाजे ने जो है चिंतन को महत्वपूर्ण माना, है ना। लेकिन लेव वायगोत्स्की ने यहाँ पे जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, है ना, तीनों को महत्वपूर्ण माना है बच्चे के ज्ञान के विकास में। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपसे आपके एग्जाम में, है ना, चाहे आपका हिंदी पैडागोजी हो, इंग्लिश पैडागोजी हो, या साइंस का पैडागोजी हो, या आर्ट्स का, इनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। आराम से पढ़िए,
ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ज्ञान का निर्माण दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक संपर्क और संस्कृति कल्चर के माध्यम से होता है ना। डायरेक्ट इस पॉइंट से जो है ना दोस्तों क्वेश्चन बनाया जाता है। आप लोग याद रखना किसने कहा है, यहाँ पे लेव वाइगोस्की ने कहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विकास समाज और संस्कृति के बिना संभव नहीं है। किसने कहा है, लेव वाइगोस्की ने। प्रमुख प्रमुख पॉइंट है दोस्तों, इसी पॉइंट से ना आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीखने के महत्वपूर्ण उपकरण, ठीक है, सीखने के महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में किन्होंने बताया है, यहाँ पे आपके लेव वाइगोस्की ने। इसे पढ़ने से पहले ना दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसको हम लोग कर लेते हैं। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मैंने अभी बताया क्या इसके बारे में, नहीं। व्यक्तित्व विकास का मनोगैतिक सिद्धांत दिया क्या, नहीं। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जी हाँ ये सही होगा। लगाव का विकासात्मक सिद्धांत, ये गलत होगा। आशा करता हूं दोस्तों हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन उसका करेंगे, इससे जो है आप लोग आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये लेव वाइगोस्की जी को देख सकते हो और यहाँ पे जो है बच्चों को आपस में ही इंटरेक्ट करके सीखते हुए यहाँ पे देख सकते हो। आशा करता हूं ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पसंद में आ रही होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, किसके ऊपर, सीखने के 3 महत्वपूर्ण उपकरण कौन कौन से, यहाँ पे सामाजिक संपर्क, भाषा, सांस्कृतिक उपकरण। किन्होंने इन्हें माना, लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने 3 उपकरण माना है, कौन सा, सामाजिक संपर्क, भाषा, सांस्कृतिक उपकरण। इसे आप लोग याद रखना, थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चे मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, से सीखते हैं। यह कोई भी हो सकता है, जैसे अधिक ज्ञान हो, जैसे माता पिता, शिक्षक या दोस्त। किस प्रकार से, सामाजिक संपर्क, जैसे कि हम लोग अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, बेशक आप लोग उस पार हो, है ना, स्क्रीन के उस पार हो, लेकिन मैं यहाँ पे हूं, है ना। मुझे जो है सीडीपी में मेरा सी टेट क्वालिफाई है, सीजी टेट क्वालिफाई हूं मैं। ठीक है, सीडीपी को मैं अच्छे से पढ़ा हुआ हूं, तो सीडीपी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। आप लोगों का सीजी टेट सी टेट क्लियर नहीं है तो, है ना, तो मेरे पास जो है सीडीपी को लेकर मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हूं मैं, है ना, मेरे पास तो ज्ञान है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनाया जाता है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं ना, उसमें पढ़ा रहा हूं तो हेल्प ही कर रहा हूं उसमें, है ना। आशा करता हूं यह पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों लैंग्वेज देखते हैं, भाषा। यह विचार और संवाद का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चे प्राइवेट स्पीच खुद से बात करके अपनी सोच को दिशा देते हैं और समस्याओं को हल करते हैं, है ना। भाषा जो है ना दोस्तों आपकी विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है बहुभाषावाद को जानते हो, है ना, जैसे कि मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है ना, मैं मेरे जो क्षेत्रीय भाषा है वो छत्तीसगढ़ी भाषा है, मुझे छत्तीसगढ़ भाषा में भी बोलने आता है ना। तो जो है मैं अगर इंग्लिश में बात करूं आसपास के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय भाषा है, तो जो है बच्चों को वहां पे समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। वहां पे मुझे जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलना होगा, है ना, क्योंकि बच्चे उन्हीं चीजों को सीखते हैं। एक टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अपनी भाषा के जो नॉलेज है ना उसे आप लोग बढ़ाओ। और बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों प्राइवेट स्पीच करते हैं, है ना, खुद के साथ जो है बातें करने लगते हैं। इससे क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्वेश्चन है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करते जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण। हर संस्कृति अपनी सोच को आकार देने के लिए उपकरण प्रदान करती है, जैसे भाषा, मानचित्र, किताबें और टेक्नोलॉजी। मैं भी अभी आप लोगों को जो है टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं आपके पास बुक होगा वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, मोबाइल है आप लोगों के पास, है ना, जो ये स्क्रीन देख रहा है टच बोर्ड, ये पेन, ठीक है, यहाँ पे माउस है, ठीक है, यहाँ पे कॉलर माइक है ना। तो आप लोगों को मैं उसी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं ना, इतने अच्छे अच्छे मैं आप लोगों के लिए इमेज बना के लाया हूं, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको, है ना।
आप लोग भूल ना सको, इसलिए मैं इमेजेस को यहाँ पे ऐड किया हूं। आपकी जो पुरानी यादें हैं, कार्टून देखने पर जो है, कार्टून जो इमेज होता है ना दोस्तों, हमारा विजुअल जो माइंड होता है, इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आशा करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन की ओर। वायोगास्की के अनुसार अध्ययन को पृथक नहीं किया जा सकता। लेव वाइगोस्की जी के अनुसार अध्ययन को पृथक नहीं किया जा सकता। हम लोग देखते हैं ऑप्शन, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से। सामाजिक संदर्भ से दोस्तों, क्योंकि वायोगास्की जी ने इसी के बारे में बात किया हुआ था, सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, कि हर एक बच्चा जो है अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से घुल मिलकर ही सीखता है, और उसका जो पूर्ण विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास, पूर्ण रूप से जो विकास होता है ना बच्चे का, वो उसी से होता है। ठीक है, किसने कहा यहाँ पे? लेव वाइगोस्की जी ने। तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? अभी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ के आए हैं, भाषा और संस्कृति से, है ना। भाषा और संस्कृति से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, भाषा और संस्कृति से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये भी लेवोग्स्की ने कहा, विकास का संभावित क्षेत्र, जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है जेडपीडी? जेडपीडी वह क्षेत्र है जो एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है ना, एक्चुअल डेवलपमेंट, और जो वह किसी की मदद से क्या कर सकता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का अंतर है ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, आप जो है पढ़े, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताना, सीटेट हो या सीजीटेट हो, आपका कौन सा टेम है ना। आप लोग खुद से पढ़े, सेल्फ स्टडी किए, है ना, तो आप जो है खुद से क्या कर सकते हो। अब जो है मैं आपकी मदद कर रहा हूं किसी टॉपिक को समझाने, या सीटेट को ही लेकर, कि हाँ मेरे भाई मेरी बहन या दोस्त, तुम जो है सीटेट या सीजीटेट के लिए इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाओ, इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ो, है ना। तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं ना वहां पे। ठीक है, और ये मदद क्या कहलाती है, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को बात करूंगा। इसके बारे में लेवोग्स्की जी ने भी कहा है ना। जैसा उन्होंने कहा था ना कि मोर नॉलेजेबल अदर, ये बात क्यों हुआ था ना, बस ये उसी से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीखना इसी क्षेत्र में सबसे प्रभावी, मोस्ट इफेक्टिव होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसकी माँ है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा है ना। यहाँ पे वो जो है गेम्स को वहां पे जो गेम होता है ना, ये गेम जो है ना आप लोगों ने खेला होगा पजल के रूप में, है ना। मैं यहाँ अभी नहीं कर सकता, मैं यहाँ मदद से कर सकता हूं, मैं यहाँ अकेले। आशा करता हूं दोस्तों ये सारी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे आप लोग जो है इसको फोल्डिंग, ठीक है, इसे हम लोग जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं, इसको फोल्डिंग, है ना, इसे हम लोग जो है पाड़ या मचान भी कहते हैं। ठीक है, मचान, पाड़ या मचान भी कहते हैं दोस्तों, ये आप लोग याद रखें क्या होता है इसके फोल्डिंग, है ना। यहाँ पे आप लोग इमेज के माध्यम से समझ सकते हो, एक बच्चा है ना, एक बच्चा जो है ये उसकी माँ है, और ये एक बच्चा है ना। अभी जो है उसकी माँ जो है, बच्चे साइकिल सीख रहे हैं, अभी इसके हम लोग जो अभी के न्यू साइकिल में से टायर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो टायर लगा हुआ है क्या, एक्स्ट्रा जो टायर होते हैं, छोटे छोटे व्हील्स होते हैं, वो लगा हुआ है क्या? नहीं, ये पुराने जमाने के साइकिल है, ठीक है, जिसमें हमारे पिता या माँ जो है साइकिल को पकड़े हुए हैं, और ये बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो माँ है उसको सपोर्ट दे रही है, फुल सपोर्ट दे रही है। ठीक है, यहाँ पे फुल सपोर्ट दे रही है ना, है नहीं, तो यही कहलाता है यहाँ पे स्क्वेयर फोल्डिंग, सीखने में दी जाने वाली अस्थायी मदद, टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्वेयर फोल्डिंग वह स्थायी मदद है
जो एक MKO मोर नॉलेजेबल अदर जैसे शिक्षक बच्चे को जेडपीडी में कोई टास्क पूरा करने के लिए देता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप लोगों की मदद कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों का मैं यहाँ पे मदद करूं दोस्तों, उसी को तो कहते हैं हम लोग जेडपीडी या स्कोप फोल्डिंग, पहाड़ या मचान। डायरेक्ट इससे जो है ना क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनाना। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइंडिंग सपोर्ट, मतलब अब जो है ना बच्चा जो है उस यहाँ इस वाली इमेज में देखो बच्चा डरा हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिला, उसके बाद ये जो है कॉन्फिडेंट हो गया, है ना। अब थोड़ा हल्का सा सपोर्ट है यहाँ पे, अब जो है पूर्ण रूप से जो है बच्चा खुश है ना, और उसकी जो माँ है यहाँ पे खड़ी हुई है और बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो गया। ये लेकिन ये एक दिन में हो जाएगा क्या? नहीं, बार बार अभ्यास करने से होता है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये जो पॉइंट है ना आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे देखो यहाँ पे जैसे जैसे बच्चा सीखता है मदद धीरे धीरे हटा ली जाती है। आप लोग भी सीटेट सीजीटेट पास हो जाओगे तो दोबारा क्या आप लोग मेरा वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे, आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी करोगे, उसमें भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी तरह से मजेदार तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क, है ना, जब जो है एक वयस्क जैसे मैं बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो किसे क्या कहते हैं? अंतः व्यक्तिनिष्ठ, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या पाठ ढांचा या स्कोप फोल्डिंग। याद रखना दोस्तों, इसको जो है इंग्लिश में याद रखना, इसे मचान के नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है, मचान के नाम से। तो यहाँ पे स्कोप फोल्डिंग इसे याद रखना। यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये उनके पिता हैं, है ना, उसमें उनकी माँ थी। आशा करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, और जो ये टॉपिक है ना किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है ये भी समझ में होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। ले वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, सहयोगात्मक संवाद से, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सोच, प्रतिपादक अधिगम से। तो आप लोगों ने सभी आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे सहयोगात्मक संवाद से, ठीक है। सहयोगात्मक संवाद, अभी जो मैं आप लोगों के साथ जो मैं बातचीत भी कर रहा हूँ ये भी तो सहयोगात्मक संवाद का एक पार्ट ही है ना, है नहीं, एक सहयोगात्मक संवाद का पार्ट होना ही चाहिए। आप लोगों के अंदर ये गुण होना ही चाहिए क्योंकि आप लोग जो है एक दिन शिक्षक बनोगे, है नहीं। अभी से अगर किसी चीज को नोट्स से शेयर नहीं कर रहे हो तो बाद में क्या करोगे, है ना। तो एक अच्छे शिक्षक बनिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। ले वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है चलिए देखते हैं। निजी वाक, इनर स्पीच, अनुकूलन, संगठन, असंतुलन। मैंने जो है इसके बारे में आप लोगों को बताया था, प्राइवेट स्पीच मतलब इनर स्पीच के बारे में, है ना। वह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना, एक बच्चे के विकास के लिए। एक बच्चे को जो है ना या एक वयस्क को भी, है ना, किशोरावस्था में भी खुद को टाइम देना चाहिए, खुद के साथ हमें बातचीत जो है करना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आशा करता हूं ये जितने क्वेश्चन है ना आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है सांस्कृतिक ढंग प्रकार, तीसरा है सांस्कृतिक सूचक, डी है सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है। सांस्कृतिक उपकरण के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, है ना, मानचित्र हो गया, पेन हो गया, माउस हो गए, मोबाइल हो गए, टच बोर्ड हो गए, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? ठीक है, अब मुझे बताइए मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। स्कीमा सॉरी किसके बारे में यहाँ पे ले वाइगोस्की ने बात नहीं किया हुआ था? स्कीमा के बारे में, इसे हटा दीजिए, है ना। मानचित्र इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट।
तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है ना दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। ठीक है, एक बच्चा जो है नैतिक विकास मतलब कि नियमों का पालन किस प्रकार से करेगा और नियमों का पालन किस प्रकार से नहीं करेगा, है ना, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो है इसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने बांटा हुआ है, उसे हम लोग अच्छे से जानेंगे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन तीसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग जी के बारे में, नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना। तो याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। कोहलबर्ग एक अमेरिकन यहाँ पे दर्शन शास्त्री थे जो प्याजे के काम से प्रभावित थे। उनकी थ्योरी इस बात पर केंद्रित है कि समय के साथ लोगों की नैतिक तर्क शक्ति, मोरल रीजनिंग कैसे विकसित होती है, मतलब अवस्थाओं के अकॉर्डिंग। जैसे जीन प्याजे ने जो है अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ज्ञान का, है ना, निर्माण वहां पे बताया था। ठीक है, उसी प्रकार से लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है अवस्थाओं के अकॉर्डिंग नैतिक विकास कैसे होता है इसके बारे में बताया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे या इस बारे में नहीं है कि आपका निर्णय सही है या गलत, बल्कि यह कि उस निर्णय के पीछे आपका तर्क क्या है, रीजनिंग क्या है। हम लोग छोटी सी स्टोरी के बारे में यहाँ पे हम लोग सोचेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है इमेजेस में दिख रहा होगा, नियमों का पालन करें, किसी की मदद करें। यहाँ पे आप लोग मोरल डिलेमा में फंस गए, है ना। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, नैतिकता की 3 सीढ़ियां होती है ना, इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जाता है ना। नैतिकता की 3 सीढ़ियां होती है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनाया जाता है। पहला है आपका यहाँ पे प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व परंपरागत नैतिकता। क्या होता है इसमें? नैतिकता का आधार सजा से बचना और इनाम पाना होता है, मुझे सजा मिलेगी, है नहीं। नैतिकता का जो यहाँ पे स्टेज है तो पूर्व परंपरागत नैतिकता पहला स्टेज है। क्या होता है इसमें? नैतिकता का आधार सजा से बचना है और इनाम पाना है होता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व परंपरागत नैतिकता। कितनी है यहाँ पे? 3। उसमें से पहला है आपका पूर्व परम। याद रखना दोस्तों, स्टेजेस से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार जो है इसे आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूं, है ना। समझते हैं आसानी से। एक बच्चे को जो है, छोटे बच्चे को उसकी माँ बोलती है यहाँ पे टॉफी और चॉकलेट रखा है, उसको खाना मत, नहीं तो तुमको सजा मिलेगी, दांत सड़ जाएंगे। इस प्रकार से उसको डांट के बहका के रखते हैं ना, है नहीं। तो बच्चे के मन में जो है एक डर बैठ जाता है कि हाँ नहीं ये सही बात बोली मेरी मम्मी ने, तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था। याद रखना दोस्तों, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे परंपरागत नैतिकता, है ना। सेकंड है यहाँ पे कॉन्वेंशनल मोरालिटी, परंपरागत नैतिकता। नैतिकता का आधार सामाजिक नियमों और सामाजिक स्वीकृति पर होता है। अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, है ना, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते। गुड बॉय गुड गर्ल बनना है हम लोगों को, ठीक है, गुड बॉय और गुड गर्ल बनना है ना। बैड बॉय और बैड गर्ल हम लोगों को नहीं बनना है। इनसे भी जो है ना दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी स्टेज है ये? परंपरागत नैतिकता, इंग्लिश में याद रखना, ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी। तीसरा है दोस्तों परंपरागत नैतिकता, है ना, उत्तर परंपरागत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। नैतिकता का आधार व्यक्तिगत सिद्धांत और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर होता है। जीवन बचाना जो है वहां पे सर्वोपरि माना जाता है ना, जीवन बचाना वहां पे सर्वोपरि माना जाता है। इस जो टॉपिक को है ना उत्तर परंपरागत नैतिकता, इसके बारे में हम लोग हिंज की स्टोरी पढ़ेंगे और लॉरेंस कोहलबर्ग का जो आलोचना, उनके जो सिद्धांतों के ऊपर जो आलोचना हुई थी, उनकी ही शिष्य, है ना, उनकी ही शिष्य ने उनके ऊपर जो है आलोचना किया हुआ था। ठीक है, कैरुगल ग्लीगन ने क्या बोला था उन्होंने कि
जो है लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे ने जो है सिर्फ लड़कों के ऊपर, प्रमुख रूप से कोहलबर्ग के जो ये सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत, ये लड़कों के ऊपर ही उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पे महिलाओं के साथ उन्होंने प्रयोग नहीं किया, ये कैरोल ग्लीगन ने कहा था। ठीक है, और कोहलबर्ग ने जो है ना, नैतिक सिद्धांत जो है प्रयोग किए, वो सारे जो है पुरुष केंद्रित थे, वहां पे महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, है ना। महिलाएं जो है वो केयर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, और जो लड़के होते हैं ना, वो न्याय के पर्सपेक्टिव से। अभी आप लोग जो देखोगे एनईपी 2020 में ना दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है कि जो बाल्य जो अवस्था के बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने के लिए जो 3 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, है ना, जो स्कूल है आंगनबाड़ी में, तो वहां पे जो है सिर्फ मैडम होंगी, पुरुष वहां पे नहीं होंगे, है ना, पुरुष वहां पे नहीं होंगे। इसके ऊपर मतभेद भी होता है बहुत ज्यादा, पुरुष और महिलाएं, क्योंकि महिलाएं जो है वो केयर पर्सपेक्टिव होती है, तो वो आसानी से जो है स्कूल में सभी बच्चों को संभाल सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाल वाटिका में मैडम ही होंगे वहां पे, सर एक भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो परंपरागत नैतिकता यहाँ पे बात किया हुआ है ना, तो आसानी से मैं इस टॉपिक को समझाता हूं आप लोग कि ट्रैफिक लाइट में रुकना है, हमें ट्रैफिक लाइट को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो हम लोगों को सजा मिलेगी, नियम के विरुद्ध है ना। बच्चे को ये पता होता है कि वो नियम के विरुद्ध है, लेकिन अगर बच्चा जो है एम्बुलेंस को जाते हुए देखेगा, तो उसे पता होगा कि नियम तोड़ना भी जरूरी है। अगर किसी की जान जा रही है, तो कौन से लेवल में ये सोच डेवलप होता है? पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, उत्तर परंपरागत नैतिकता में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है और उसे हल कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने इस टॉपिक में बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हिंज की द्विधा, ठीक है, यहाँ पे हिंज की द्विधा के बारे में देखते हैं, है ना। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क को समझने के लिए इस तरह की कहानियों का इस्तेमाल किया। कहानियां बच्चों को समझाते थे, सुनाते थे, है ना, लड़कों के साथ ये प्रयोग हुआ, है ना, और वहां पे वो जो बच्चे जो है आंसर देते थे, उनके शिष्य, है ना, तो वहीं से जो है इन सारी थ्योरीज का जो सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स का, उन्हीं का यहाँ पे जन्म हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे हिंज का कहानी। एक महिला कैंसर से मर रही होती है, हिंज की पत्नी, ये हिंज है यहाँ पे, ये हिंज है, ये उसकी पत्नी है ना, तो वो बीमार है कैंसर से, एक दवा है जो उसे बचा सकती है ना, लेकिन फार्मिस्ट उसके लिए 10 गुना ज्यादा कीमत मांग रहा है ना। आसानी से मैं समझाता हूं, यहाँ पे हिंज है और हिंज की पत्नी को कैंसर है, हॉस्पिटल में वो एडमिट है। हिंज को जो है अब वहां पे दवाई खरीदना है, लेकिन हिंज के पास जो है पैसा नहीं है। मेडिकल में जाता है और वहां पे उस कैंसर की दवाई को जो है, वहां पे एक फार्मिस्ट है ना, वो बोलता है कि इसकी कीमत लगभग 2 लाख के करीब है, लेकिन हिंज के पास वहां पे हिंज के पास जो है वहां पे पैसा नहीं है। अब जो हिंज जो है दुविधा में पड़ गया, है ना, हिंज जो है अब दुविधा में पड़ गया। ठीक है, मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग जी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बनाया हुआ है दोस्तों, उसको जाकर जरूर देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को बताया हूँ, एक एक चीजों को आसानी से और बारीकी से समझाया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग वीडियो को जरूर जाके देखना। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो हिंज अब यहाँ पे क्या करेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। हिंज चोरी करेगा, है ना, पैसों के लिए हिंज चोरी करेगा, या फिर अपनी पत्नी को मरने देगा। अब हिंज में दुविधा आ गया माइंड में, एक तरफ मेरी पत्नी भी मर जाएगी, है ना, और अगर मैंने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो, और चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस भी ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, हिंज जो है अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं। और जो है हिंज जो है ना, चोरी करता है, दवाई तो वो खरीद लेता है, लेकिन हिंज को हो जाती है वहां पे जेल, उसकी पत्नी तो बच गई, है ना। तो इस प्रकार से स्टोरी थी दोस्तों। आप अगर हिंज के जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों की विशेषता इनमें से कौन सी है? ठीक है, पहले पढ़ते हैं, चरणों का एक परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग जो है प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों में संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला,
ठीक है, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सी होगा ना दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे नैतिक विकास है ना दोस्तों, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हमारे आसपास के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, वातावरण से इंटरेक्ट करके जो है नैतिक विकास होता है अवस्थाओं के अनुसार, है ना। ये जो है सार्वभौमिक यहाँ पे श्रृंखला होती है। ये किसने कहा है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? मैंने इसके ऊपर अभी आप लोगों को पढ़ाया, यहाँ पे हिंट मैं दे देता हूं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इससे ना दोस्तों यहाँ पे तो नहीं है, एक अलग से सीरीज लाऊंगा मैं उसके ऊपर। लॉरेंस कोहलबर्ग के जो शिष्य थी ना, है ना, कैरवेल ग्लीगन ने, है ना, उन्होंने इनकी आलोचना की थी कि उनसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। कौन है? कैरवेल ग्लीगन। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग की शिष्य। उन्होंने जीन प्याजे के जो वहां पे सिद्धांत है ना, उनके ऊपर भी आलोचना की थी। आलोचना क्यों? क्योंकि जो है लिंग भेदभाव हुआ था, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ था, इस कारण से। ये बात आप लोग याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है ना। तो अभी मैंने इमेज में तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, यहाँ पे आंसर भी है दंड और आज्ञा पालन। याद रखना आप लोग, 7 से 8 वर्ष, दंड और आज्ञा पालन। दोस्तों मैंने जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर पूरा डिटेल और अच्छी तरीके से जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख लेना, आसानी से आप लोगों को समझ में वो सारी चीजें आ जाएंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रजनी अपने दोस्त के कार्य को, ठीक है, जैसा को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है ना। रजनी जो है अपने दोस्त, यहाँ पे लड़का है, लड़की है ना, रजनी है ये, है ना, अपने दोस्त के कार्य को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? जैसा को तैसा, मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करूंगी, तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वहां पे बुरा करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन से अवस्था में होती है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों फर्स्ट स्टेज में होता है पूर्व परंपरागत, प्री कॉन्वेंशनल। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों मुख्य बातें, की वर्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो इस जो सेशन को है इंपॉर्टेंट बनाता है आप लोगों के लिए। जीन प्याजे देखे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण 4 अवस्थाओं में करते हैं। कितनी अवस्थाओं में? किसने कहा? 4 अवस्थाओं में करते हैं जीन प्याजे ने। जीन प्याजे ने जो है, आप लोग बता सकते हो मुझे, चिंतन को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, जीन प्याजे ने। और जो ये ज्ञान सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ना दोस्तों, ये अवस्थाओं के अकॉर्डिंग होती है। किसने कहा? जीन प्याजे ने। वाइगॉस्की का देखते हैं यहाँ पे, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो मोर नॉलेजेबल अदर और संस्कृति से प्रभावित होती है। किसने कहा? जीन प्याजे ने। उपकरण भी हम लोगों ने पढ़ा, सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और भाषा को इंपॉर्टेंट माना। किसने माना है? लेवाइगॉस्की ने। कोहलबर्ग ने दोस्तों, नैतिक विकास तर्क के 3 स्तरों से होकर गुजरता है। नैतिक विकास का तर्क जो है 3 स्तरों से होकर गुजरता है। किसने कहा? यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने। आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आप लोगों को समझ में होगा, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में होगा। जो पीपीटी है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। कृपया करके ना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।